Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. We were discussing about NPO, Not for Profit Organization. तो यहाँ हमने स्पेसिफिक फंड्स तक का टॉपिक डिस्कस कर लिया है कि जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई फंड क्रिएट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी उसी फंड में से ही चार्ज करना है और उस फंड को हमें बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर शो करना है। अब हमें इसके अलावा आगे कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी है आज कि जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसके रिलेटेड हमें कुछ डिस्कस करना है जिससे हमारा बेस क्रिएट होगा। उसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहली इससे रिलेटेड बात क्या थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को शो करोगे। करंट ईयर से रिलेटेड आपके एक्सपेंडिचर एंड करंट ईयर से रिलेटेड आपकी इनकम्स, उन सबको आपने शो करना है। और रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को शो करना है। रेवेन्यू नेचर मतलब जिनका बेनिफिट आपको आपके करंट ईयर में मिलता है, जैसे कि आपने कोई रेंट पे किया, सैलरी पे करी, 1 ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगाया या 1 ईयर के लिए आपको कोई इनकम रिसीव हो रही है, तो वो आपको रेवेन्यू नेचर की आइटम्स को शो करना है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो एनपीओ का पार्ट बनेगी आइटम, वो बनेगी सब्सक्रिप्शन अमाउंट। वो क्या होता है सब्सक्रिप्शन अमाउंट? कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो एक फ़ी पे करते हैं एनुअली, जिसे कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। जैसे आपने सुना है ना, सब्सक्रिप्शन यूट्यूब पर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, तो उसके लिए भी एक पर्टिकुलर पेमेंट भी कर सकते हो ताकि आप उनके प्रिविलेज्ड मेंबर बन जाओ। ऐसे भी चैनल्स होते हैं। तो ऐसी ही होती है ये सब्सक्रिप्शन फीस, जो कि मेंबर्स पे करते हैं और ये फीस जो है वो एनुअली पे की जाती है। तो एनुअली एवरी ईयर रिसीव होगी, तो रेवेन्यू नेचर की है। तो अब यहाँ इस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड ऐसा क्या है, मतलब जो हमें डिस्कस करना है। पहली बात तो देखो, ये क्लैरिटी से लेके चलो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने सब्सक्रिप्शन की जो पेमेंट रिसीव होगी वो राइट करनी है, बिकॉज रेवेन्यू नेचर की इनकम है, एवरी ईयर रिसीव होगी। अब ये भी क्लियर है कि करंट ईयर से रिलेटेड पेमेंट को हमने दिखाना है, बट सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होगा, आपको लास्ट ईयर से रिलेटेड या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड पेमेंट भी कई बार बताई गई होगी, तो आपको उसके बारे में भी कंसीडरेशन करना होगा। तो देखो, यहाँ हम बना रहे हैं कि करंट ईयर हो गया आपके पास, उससे पहले और उससे आगे ये हमारे पास हो गया हमारा प्रीवियस ईयर, और थर्ड हमारे पास हो गया हमारा नेक्स्ट ईयर। तो करंट ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगी वो हो जाएंगी प्लस, क्लियर। और बाकी के 2 ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम्स होंगी उनको आपने क्या करना होगा, माइनस करना होगा, बिकॉज मुझे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर की आइटम्स को शो करना है। अब आपको एडजस्टमेंट्स करने के लिए क्या दिया होगा, एक होगा आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होना आपका अभी रहता है, या फिर हो सकता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। ये एडजस्टमेंट्स होंगी हमारे पास करने के लिए। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो सकता है, देखो किस किस से जुड़ा हुआ हो सकता है कि या तो पिछले साल का कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा है हमारे पास, या हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही पूरा रिसीव नहीं हुआ, वो आउटस्टैंडिंग पड़ा है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको 2 सालों से रिलेट करके दिया जा सकता है कि प्रीवियस ईयर का आज भी आउटस्टैंडिंग है, या करंट ईयर के एंड आते आते भी आउटस्टैंडिंग रह गया आपके करंट ईयर का। ओके जी। तो अगर तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग पड़ा है, तो आप क्या करोगे, प्लस। मैंने कहा ना, करंट ईयर से रिलेटेड कोई भी पेमेंट है ना, तो वो प्लस हो जाएगी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अगर करंट ईयर का पेंडिंग है तो प्लस कर दोगे, और अगर प्रीवियस ईयर का पेंडिंग है तो क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे।
अब बात आ जाती है सेकंड एडजस्टमेंट पे। ये तो है हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। अब देखो, अगर आप सोचो ना कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड क्यों नहीं बात किया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहेगा या नहीं वो तो किसी को भी नहीं मालूम ना, वो तो फ्यूचर की बात है, नेक्स्ट ईयर तो भी आया ही नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रहेगा या नहीं उसके बारे में नो वन नोज। ओके, तो अब बात आ जाती है एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव होने की। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको क्या क्या हो सकता है, यहाँ हमने दो देखो ईयर्स मेंशन किए थे कि एडवांस सब्सक्रिप्शन या तो मुझे प्रीवियस ईयर में किसी ने एडवांस दिया होगा, तो वो प्रीवियस ईयर में अगर किसी ने मुझे एडवांस दिया तो वो किसके लिए एडवांस देगा, आने वाले करंट ईयर के लिए। तो अल्टीमेटली अगर मेरे को प्रीवियस ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हो भी रहा है तो उसका रिलेशनशिप किससे है, करंट ईयर से है, कि वो मुझे करंट ईयर के रिगार्डिंग, आई रिपीट, कि अगर कोई मुझे प्रीवियस ईयर में एडवांस दे भी रहा है तो वो मुझे करंट ईयर के रिगार्डिंग, माइंड माई वर्ड्स, कि करंट ईयर के रिगार्डिंग एडवांस दे रहा है। तो फिर अगर वो करंट ईयर से रिलेटेड एडवांस है तो उसको आपने क्या कर देना है, प्लस। और अगर मैं करंट ईयर में एडवांस रिसीव कर रही हूँ, करंट ईयर का एंड आने पर 31 मार्च को, ये जो एडवांस मिला था वो मुझे प्रीवियस ईयर में दिया गया था ताकि वो मेरे करंट ईयर के रिगार्डिंग उसके लिए यूज़ हो सके। बट अगर कोई मुझे करंट ईयर के एंड में अगर एडवांस दे रहा है कुछ तो वो किसके रिगार्डिंग है, फिर वो नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग है। तो वो नेक्स्ट ईयर के रिगार्डिंग है तो फिर उसको क्या होना होगा, लेस। सिर्फ और सिर्फ आपने ये दो बातें ध्यान रखनी है कि आपको करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स को ऐड करना है। करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स मतलब कि करंट ईयर के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग पड़ा है, ऐड कर दो। करंट ईयर से रिलेटेड लास्ट ईयर कुछ एडवांस रिसीव हुआ तो ऐड कर दो। प्रीवियस ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग है, लेस करो। नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कुछ भी एडवांस आ रहा है तो लेस करो। आपको अल्टीमेटली इनकम चाहिए अपने करंट ईयर की। इस बात को बहुत ध्यान से यहाँ सुन भी लें और इसको थ्योरेटिकल पोर्शन में रीड भी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का टॉपिक है, इसी से रिलेटेड आगे आपके सारे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो ये चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि मेरा मतलब सिर्फ करंट ईयर की इनकम से है। मुझे सिर्फ ये जानना होता है कि मेरे को करंट ईयर से रिलेटेड कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ। आपको सम में ये देगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर टोटल इतना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, तो उसमें आपके पास ये एडजस्टमेंट्स होंगी करने को कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट और एडवांस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट। तो इसको बिल्कुल भी रॉट लर्निंग से ना देखें, लॉजिकली समझें बात को कि ये मेरे को अगर ड्यूरिंग द ईयर बताया गया है कि आपने इतना रिसीव किया, तो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड जो भी मेरा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उस अमाउंट में मुझे ये एडजस्टमेंट्स करनी होंगी। ओके, अब इसी से रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल ले रही हूँ, वो न्यूमेरिकल से आपको बात और क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ आपको न्यूमेरिकल में बोला गया है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट क्लब शॉट दैट 68,500 रुपीज रिसीव बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन। यहाँ 4 वर्ड लिखा गया है, आपको 4 की जगह यहाँ ड्यूरिंग करना है एडिट। फॉर द ईयर नहीं है, यहाँ ड्यूरिंग द ईयर आएगा इस सम में। ये जो आपका इलिस्ट्रेशन है, तो यहाँ आपको ये लिखना है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। फॉर द ईयर नहीं आएगा, ये बाय मिस्टेक मिसप्रिंट है। जिन भी बुक्स में फॉर द ईयर होगा वहाँ ड्यूरिंग करें। फॉर द ईयर का अलग कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला गया है, वही 4 एडजस्टमेंट दी गई हैं। 2 सालों के आउटस्टैंडिंग बताए गए हैं आपको, एक प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, एक करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। एडवांस भी ऐसे ही है, एक प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ एडवांस और एक करंट ईयर में रिसीव किया गया एडवांस। टोटल 4 एडजस्टमेंट हैं आपके पास जिनको आपने करना है। तो आपको बोला गया है कि आपको फाइनल अकाउंट्स में बताइए आप कैसे शो करेंगे फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट क्लब का सब्सक्रिप्शन की अमाउंट। तो हम यहाँ उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले शो करके दिखाएंगे कि हमने सब्सक्रिप्शन को क्या ट्रीटमेंट देना है। और फॉर द ईयर एंडिंग, करंट ईयर है हमारा 2017, मार्च 2017 अपना करंट ईयर है। तो अब ये ध्यान में रख के चलें, जो करंट ईयर है उससे रिलेटेड शो करना है।
तो अपने को ड्यूरिंग द ईयर जो है वो कितना रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन, आप यहाँ एंट्री कर दो। इनकम है तो इनकम साइड में आ गया, क्रेडिट में बाय सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है 68,500 रुपीज़। ठीक है जी, ये मेरे को ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट रिसीव हुई। अब इसका मतलब क्या है कि इस अमाउंट के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पिछले साल से, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी उन्होंने जोड़ के दे दिया हो, कोई एडवांस भी मुझे रिसीव हो गया हो, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर टोटल इतना पैसा मैंने रिसीव किया। अब इसमें क्या जुड़ा है पिछले आगे का, वो हमें एडजस्टमेंट्स के थ्रू उसको निकाल के एडजस्ट कर देना है। तो अब पहली एडजस्टमेंट क्या दी गई है एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन March 31, 2016। 2016 है मेरा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बताया है। क्या मेरा प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग का यहाँ कोई मतलब है? नहीं है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें से? लेस। आई रिपीट, प्रीवियस ईयर का और फ्यूचर ईयर का कुछ भी है ना तो उसको लेस करना है। करंट ईयर से रिलेटेड कुछ है तो उसको ऐड करना है। और ये कब करना है? जब आपको सब्सक्रिप्शन बोला गया हो कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इतना रिसीव किया। ये ड्यूरिंग द ईयर जो वर्ड है उसको ध्यान से पढ़ लेना। चलिए, अब मेरे को बताया इसने कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा जो है वो 2016 का यानी प्रीवियस ईयर का वो कितना था? 6500। तो मैंने 6500 रुपीज़ लेस कर दिए। ओके, नाउ अमाउंट मेरे पास कितना रह गया? 62,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला गया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। देखो, प्रीवियस ईयर में मुझे एडवांस रिसीव हुआ। अब यहाँ ये नहीं सोचना है कि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। नो, प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ बट रिसीव तो करंट ईयर के लिए हुआ ना एडवांस। एट प्रेजेंट मेरे को करंट ईयर मेरा चल रहा है, करंट ईयर शुरू हो चुका है। तो अगर मुझे पिछले साल कुछ एडवांस आया भी था तो वो करंट ईयर के लिए आया था। तो एट प्रेजेंट करंट ईयर में हूँ तो वो करंट ईयर से रिलेटेड है। तो इसीलिए अगर कोई करंट ईयर से रिलेटेड आइटम है तो उसको मैं क्या कर देती होती हूँ? ऐड। करंट ईयर वाली चीज़ों को ऐड करना है। तो एडवांस इन 2016 कितना अमाउंट है? 4100। इसको शो कर दो ऐड करके। तो अब आपको मिल गया 66,100 रुपीज़। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। अब 2017 को आपको जो है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ा है। ये करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग पड़ा है तो करंट ईयर के आइटम्स को तो ऐड ही करते हैं। तो ऐड कर दो इसमें अब 5400 रुपीज़। देन यू विल गेट 71,500। ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2017। आपने अपने करंट ईयर के एंड में एडवांस रिसीव किया। फिर से यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि ये एडवांस करंट ईयर के एंड में तो आ रहा है लेकिन ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है। ये फ्यूचर से रिलेटेड एडवांस आ रहा है जो नेक्स्ट ईयर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? लेस। एडवांस के टाइम पे बस थोड़ा सा हमें लॉजिकली चलने की ज़रूरत है कि एडवांस जो आते हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो अब मेरे को अगर करंट ईयर के एंड में रिसीव हुआ तो मतलब वो फ्यूचर से रिलेटेड है। उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, तो नहीं लिखेंगे का मतलब लेस कर दो। तो कितना लेस करोगे? अमाउंट आपकी है 2500 एंड यू विल गेट 69,000। ये फाइनल अमाउंट आप इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे शो करोगे। तो बस ये एडजस्टमेंट्स थी आपकी। इस तरह से लॉजिक के हिसाब से आपको चलना है। अब सब्सक्रिप्शन का एक लेजर भी बना के देख लेते हैं कि ये तो ठीक है बट कई बार आपको कहेंगे क्वेश्चन में, कई बार तो कहेंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर में शो करके दिखाओ, या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाएगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना करके उसको शो कीजिए। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना देंगे हम। अब देखो, जब आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होगा, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जब एनपीओ वालों ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होगा तो उन्होंने क्या एंट्री डाली होगी? कैश उनको रिसीव हुआ होगा तो जर्नल एंट्री सिंपली क्या डाली होगी? कैश अकाउंट डेबिट, इनकम आ रही है तो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यही एंट्री ली होगी।
तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट में जाकर एंट्री होनी है। तो आप यहाँ पे क्या एंट्री कर दोगे, या तो लिख दो बाय कैश या फिर आप लिख दो बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसकी एंट्री हम कर चुके हैं, तो इसीलिए आप लिख दोगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और आपको यहाँ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बोला गया था 68,000, सम की बिल्कुल शुरुआत में 68,500। अब बाकी की एडजस्टमेंट्स के ऊपर गौर करना है कि हमें वही बात करंट ईयर से रिलेटेड आइटम्स जो हैं उसको आपके इसमें ऐड करना है, और जो लेस होने वाली आइटम्स थी वो लेस नहीं हो सकती, मीन्स उनको यहाँ डेबिट में लिख दोगे तो वो अपने आप लेस हो जाएंगी। तो बस मुझे अपना क्या क्या ऐड करना था, एक तो करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा कितना था 5400, और करंट ईयर से रिलेटेड जो मुझे एडवांस आया था मेरे प्रीवियस ईयर में, बाय एडवांस रिसीव 2016 में मैंने जितना एडवांस रिसीव किया था, तो वो एडवांस कितना था 4100। अब लेस होने वाली आइटम के ऊपर आ जाओ। लेस होने वाली आइटम्स में क्या था, एक तो मेरा जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का पड़ा था, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 6500, और उसके अलावा एडवांस जो मैंने रिसीव किया था फ्यूचर वाले ईयर से रिलेटेड 2017 में, वो अमाउंट थी 2500। तो अब आपका यहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर निकल करके आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दोगे बैलेंसिंग फिगर। तो बैलेंसिंग फिगर में अब आपका क्या निकल करके आएगा, यहाँ पर वही अमाउंट जो आपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में पोस्ट किया है 69,000, और यहाँ हो जाएंगे ये इक्विवेलेंट। तो यहाँ ये ध्यान में रखो, बस ये जो आपने यहाँ एंट्री की है बाय आउटस्टैंडिंग, इसकी जगह पर आप बैलेंसिंग के नाम से भी एंट्री कर सकते हो कि बैलेंस मेरा कितना पेंडिंग था, ब्रैकेट में लिख दो आउटस्टैंडिंग, या आप डायरेक्ट एंट्री भी यहाँ पर ऐसे डाल सकते हो। तो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो अब मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि दो बातों में फ़र्क है, उनकी भी बात कर लेते हैं। अब एक होती है बात ड्यूरिंग द ईयर, दूसरी होती है बात फॉर द ईयर, कि आपको ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जब बताएगा तो आपको गौर करना है कि ड्यूरिंग द ईयर बोला है या फॉर द ईयर बोला है, या तो साफ साफ शब्दों में लिख देगा। अब आपका एक इलिस्ट्रेशन, बस जो 6th इलिस्ट्रेशन है वहां पर मिसप्रिंट है, फॉर द ईयर लिखा गया है जबकि ड्यूरिंग आना था, बाकी सब चीज़ें करेक्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग ही चलना। अब ड्यूरिंग द ईयर आपको बोल देगा तो इसका मतलब ये मानना कि ये जो चारों एडजस्टमेंट अभी आपने सीखी वो करनी होंगी, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो मैं पैसा रिसीव करती हूँ उसमें क्या पता कितना एडवांस है, कितना मेरा पिछले साल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का मैंने जो है वो रिसीव कर लिया होगा। लेकिन अगर क्लियर कट ही कह दे कि फॉर द ईयर, तो फॉर द ईयर का मतलब होता है कि फॉर द ईयर में मतलब आपने करंट ईयर से रिलेटेड ही रिसीव किया है, दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू योर करंट ईयर। तो उसमें सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है, और वो एक एडजस्टमेंट है कि फॉर द ईयर से रिलेटेड करंट ईयर में जितना रिसीव कर चुके हो दैट इज़ ओके, बस उसमें वो ऐड कर दो जो आपने अब तक रिसीव नहीं किया। जैसे कि करंट ईयर का ड्यू तो बनता हो मेरा 2 लाख, और वो कहे कि आपने फॉर द ईयर योर करंट ईयर के लिए आपने 1,50,000 रिसीव किया है, तो यहाँ एक ही एडजस्टमेंट करना, जो आपका आउटस्टैंडिंग रह गया हो करंट ईयर से रिलेटेड, आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर, क्योंकि है यहाँ 50,000। तो बस अगर आपको फॉर द ईयर बोले तो आपने एक ही एडजस्टमेंट करनी है कि उसमें आउटस्टैंडिंग इन करंट ईयर ऐड कर देना है। ड्यूरिंग द ईयर बोले तो चारों एडजस्टमेंट होंगी आपकी जो कि आपने अभी अभी सीखी। क्लियर शब्दों में कह दे तो ठीक है, नहीं तो कई बार क्या होगा कि आपको बोलेगा कि 2015 से 16 में तो आपने जो है वो 40,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया, और आपका जो करंट ईयर है 2016 से 17 उसमें आपने 50,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि इस ईयर से रिलेटेड मैं इतना रिसीव कर रहा हूँ, और कुछ और अगर आउटस्टैंडिंग है तो वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होगा कि आपको ऐसा तो नहीं है कि टोटल अमाउंट बता रखी है। अब एक और नई बात सीखेंगे
एक इलिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें हम एक और नई चीज़ सीखेंगे। 7th इलिस्ट्रेशन है जहां आपको कह रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है यूथ एसोसिएशन का, जो बता रहा है कि इट हैज़ रिसीव्ड 2 लाख रुपीज़ बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2016। तो फिलहाल अब हम करते हैं एक 7th इलिस्ट्रेशन, वहाँ भी एक इसी तरह से एक नई चीज़ हमें सीखना है। तो देखो यहाँ कहता है कि आपने जो है वो 2 लाख रुपीज़ रिसीव किए हैं ड्यूरिंग द ईयर किए हैं, तो इसका मतलब चारों एडजस्टमेंट्स होंगी, जो बातें भी कही होंगी उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट होगी। तो आगे बात करते हैं उसकी, फिर क्या क्या होगा जी। तो मैंने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 2 लाख रुपीज़ रिसीव किए हैं, लिख दिया मैंने 2 लाख। अब मुझे रेडी हो जाना चाहिए क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किए हैं, तो मुझे एडजस्टमेंट्स करने के लिए रेडी हो जाना चाहिए। तो एक एक करके पढ़ती जाऊंगी एडजस्टमेंट और करते जाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको बोला गया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2015। तो ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखो पड़ा है 5,000 रुपीज़ कहता है आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग पड़ा है, आउट ऑफ विच 3,500 हैज़ बिन रिसीव्ड इन 2015 से 16। क्या मतलब है इस बात का कि आपके करंट ईयर की, आपका करंट ईयर है 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 2016 तक का, तो आपके करंट ईयर की शुरुआत में ही, आई रिपीट, आपकी करंट ईयर की बिगिनिंग में ही कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग था, जो कि थे 5,000, जिसमें से आपने अपने करंट ईयर में 3,500 रिसीव कर लिए। तो अगर मेरी करंट ईयर की शुरुआत में ही कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 अप्रैल को मेरी कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग इसी साल से रिलेटेड हो? नो, फिर वो पिछले साल से रिलेटेड ही चली आ रही है आउटस्टैंडिंग। जैसे आपकी स्कूल फीस होती है, 1 अप्रैल को आपको कहा जाए कि आपके 5,000 रुपीज़ रहते हैं, कैसे रह सकते हैं 1 अप्रैल को? इसका मतलब वो पिछले साल से रिलेटेड पेंडिंग पड़ा है ना। तो ये जो आउटस्टैंडिंग पैसे हैं ये लास्ट ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, तो इनको क्या होना पड़ेगा? लेस। और इसमें से मैंने 3,500 जो है ना वो करंट ईयर में रिसीव कर लिए। तो जो मैंने रिसीव किए वो मेरी इस साल की इनकम तो नहीं है, वो तो पिछले साल से रिलेटेड इनकम है जो मुझे रिसीव हुई। तो मैं टोटल जो भी सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव कर रही हूँ उसमें से मैंने अगर कुछ पिछले साल से रिलेटेड रिसीव किया है तो मुझे क्या कर देना है? लेस। वही जो पहले डिस्कस किया कि लास्ट ईयर और आने वाले ईयर से रिलेटेड जो फ्यूचर ईयर होता है उससे रिलेटेड कुछ भी है तो उसको क्या लेस ही करते हो? लेस ही करोगे। तो यहाँ आपने करा लेस और आपने यहाँ लिखना है रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। तो अब यहाँ ना ये ध्यान रखना कि 5,000 रुपीज़ नहीं माइनस करोगे। क्यों 5 नहीं करोगे? बिकॉज आपको रिसीव जितना हो रहा है ना वो माइनस करो। आपने 3,500 रुपीज़ रिसीव किया है ना इस साल, पिछले साल से रिलेटेड जो एक्चुअल में रिसीव किया है उसको माइनस कर दो। तो अब आपके पास पेमेंट बच जाएगी 1,96,500। अगली एडजस्टमेंट क्या है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2015, यानी पिछले साल आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ तो वो इसी करंट ईयर से रिलेटेड रिसीव हुआ है, तो करंट ईयर से रिलेट कर रहा है तो क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। ऐड कितना अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर? जितना आपने इस साल रिसीव किया है एडवांस के रूप में इस साल से रिलेटेड, और वो है 3,000 रुपीज़। ऐड हो गया ये अमाउंट एंड यू विल गेट 1,99,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016। मैंने मेरे करंट ईयर के एंड में एडवांस रिसीव किया तो वो तो फ्यूचर के लिए किया है, फिर फ्यूचर ईयर का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको लेस कर दो 4,100। यू विल गेट 1,95,400। अब बात आ जाती है आगे की। आगे आपको बोला गया है कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 से 16 इज 6,400। अब यहाँ पे पहला केस ये है। दूसरा केस है कि इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 इज 6,400। क्या मतलब? दोनों लाइनों में क्या फ़र्क है? दो केसेस क्यों बनाए गए हैं?
यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 से 16। 4 का मतलब हो गया कि पर्टिकुलरली इसी साल से रिलेटेड 6400 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग पड़े हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बता रहा है आपको, ऐड करोगे। ठीक है जी। दूसरा केस कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन का मतलब होता है अब तक, कि अब तक 31 मार्च 2016 में आपके 6400 पेंडिंग हैं। अब तक और इस साल के दो बातों में फ़र्क है। अगर वो बोथ आप ये कहता है कि पर्टिकुलरली फॉर दिस ईयर, तो इसका मतलब है कि ये प्योरली जो ये 6400 है ना, वो मेरे करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है बैलेंस। और अगर वो ये कह देता है ना कि एज ऑन 31 मार्च 2016, तो एज ऑन का मतलब कि अब तक इतना आउटस्टैंडिंग बैलेंस चला आ रहा है, तो इसके अंदर कुछ पिछले सालों का आउटस्टैंडिंग भी ऐड है। तो वो वाला पैसा ऐड है जो मुझे पिछले कुछ सालों में रिस्क सब्सक्रिप्शन के रूप में रिसीव नहीं हुआ। और वो पैसा कितना है? प्रीवियस ईयर में मेरे 5000 पेंडिंग थे, जिसमें से मुझे 3500 रिसीव हुए। तो इसका मतलब 1500 रुपीज़ मेरे पिछले भी आउटस्टैंडिंग चले आ रहे हैं, जो कि ये सेकंड केस है, जो अब तक वाला केस है एज ऑन वाला। उसमें वो पिछले साल वाले पैसे भी फिर जुड़े हुए हैं। तो ये दो केसेस को सॉल्व करने के लिए दो अलग अलग तरीके से माइंड लगाओ। फर्स्ट केस में तो प्योरली कह रहा है कि आपके प्योरली ये 6400 इसी साल की आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तो स्ट्रेट इन पैसों को आप ऐड करो और अपना बैलेंस जो है वो शो कर दो, 2,1800। और अगर मैं बात करूं केस 2 की, तो केस 2 में क्या है जी? वो कहता है भी अब तक 6400 आउटस्टैंडिंग है, तो उसमें पिछले साल से रिलेटेड कितने ऐड हैं वो मुझे कैसे पता चला? मैं गई प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, जो कि था 5000। फिर उसने मुझे कहा कि भाई 3500 तो आपने रिसीव कर लिए हैं, तो जो नहीं किया वो कितना रह गया? 1500। तो मेरे अब तक वाले जो ये पेंडिंग पड़े हैं 64, इसमें से मैं प्रीवियस ईयर के अगर माइनस कर दूं, जो कि चले आ रहे हैं, पहले से मेरा बर्डन चला आ रहा है पेंडिंग का, तो वो माइनस कर दूं, तो मेरे प्योरली करंट ईयर से रिलेटेड फिर कितने हो गए? 4900। तो फिर अगर आप केस 2 की बात करो, तो केस 2 में आपने क्या करना है? 6400 ऐड नहीं करना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। फिर उस केस में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना बन जाएगा? 4900। तो ये हो गया केस 1। और अगर केस 2 की बात करूं तो ऐड कितना होगा? 4900 रुपीज़। तो यही फ़र्क होता है कि जब हमें कोई बात बताई जाती है कि टिल 31 मार्च पे ये बैलेंस इतना है, तो उसमें पिछले सालों का भी ऐड होता है। अगर वो पर्टिकुलरली ईयर से रिलेट कर देता है बात को, तो फिर वो उस पर्टिकुलर ईयर पे अप्लाई होती है। तो बस इन चीज़ों पर ध्यान देना है जब आप स्टेटमेंट को रीड करोगे। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सॉल्व करें, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बनाएं जैसा भी आपने सीखा, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी उसको शो करना है। उसी के साथ साथ अब हम ये भी सीख लेते हैं कि इनको हम बैलेंस शीट में कैसे शो करें। तो देखो, बैलेंस शीट आपकी बनती है 2 टाइप में, मतलब 2 बैलेंस शीट बनती हैं। एक होती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब होता है, या तो आप उसको ये कह दो कि वो पिछले साल की बैलेंस शीट होती है, या फिर उसको पिछले साल की बोल दोगे तो वो 31 मार्च के नाम से उसको आप डेट स्टैंप दे सकते हो। और अगर आप उसको इस साल की ओपनिंग कहना चाहते हो तो उसको 1 अप्रैल की डेट दे दो। सिर्फ एक रात का ही फ़र्क है ना, 31 मार्च से 1 अप्रैल। तो वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है, बस उसको आपने ईयर की शुरुआत नेक्स्ट डे होते ही 1 अप्रैल को आपने देखा, तो वो आपकी बन गई ओपनिंग बैलेंस शीट। और दूसरी होती है हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट, मतलब जो हम करंट ईयर के एंड में बनाते हैं। तो ये बनती है 31 मार्च ऑफ करंट ईयर लिख देते हैं यहाँ पर, और पर्टिकुलर जो भी ईयर होगा उस ईयर की वो बैलेंस शीट होती है। तो अब यहाँ पर आपको मेन जो बात गौर करने वाली है उस पर ध्यान देना है कि जब आपको 4 एडजस्टमेंट करने के लिए दी जाती हैं, यानी 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिए होते हैं आपको, प्रीवियस ईयर का और करंट ईयर का, और आपको 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन बताए होते हैं, और 2 कौन से हो गए? प्रीवियस ईयर और करंट ईयर।
तो उनको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है आपने। तो आपका जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपको इन फ्यूचर रिसीव होने वाली इनकम है, तो वो क्या हो गई आपके लिए, एसेट हो गई, एसेट। तो अगर कोई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो वो कौन सी वाली बैलेंस शीट में आना चाहिए, प्रीवियस ईयर की। और प्रीवियस ईयर की कौन सी है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ आप क्या लिखते हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। और आपने जो एडवांस रिसीव किया था प्रीवियस ईयर में वो किस साल की बैलेंस शीट में आना चाहिए, प्रीवियस ईयर में एडवांस रिसीव किया था तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएगा। तो बस यहाँ पे एडवांस रिसीव कर रहे हो तो लाइबिलिटी बन जाती है कि भाई फ्यूचर से रिलेटेड कुछ एडवांस आ गया, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, तो वो यहाँ आ जाएगा। अब बाकी के दो कौन से बचे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर, तो वो किस में आ जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हो एंड ऑफ करंट ईयर में। सो सिंपल, बिल्कुल लॉजिकल बात कि जितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरा एंड ऑफ करंट ईयर में बचा है वो किस में आएगा, जो मैं एंड ऑफ द करंट ईयर में बैलेंस शीट बना रही हूँ एसेट साइड पर। और जो मैंने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव किया होता है एंड ऑफ करंट ईयर में, वो कहाँ आएगा, एंड ऑफ करंट ईयर की बैलेंस शीट में। एडवांस है तो लाइबिलिटी साइड और अगर आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर में, बस। तो प्रीवियस ईयर के दोनों आइटम्स प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर के दोनों आइटम्स करंट ईयर की बैलेंस शीट में। सो सिंपल एंड सो लॉजिकल। तो ये आपको इस तरीके से बैलेंस शीट में इनको शो करना होता है। और इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे है एडजस्टमेंट वो हम देख ही चुके हैं। तो बस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्या आपको कहा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको सम को सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।